चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज अबाउट सभी रेगुलेशंस ऑन सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो ये चैप्टर है बेटा हमारे पास 12, और इसमें मैं आपको एक रेगुलेशन पढ़ाने वाला हूँ सेबी की। SAST रेगुलेशन 2011। ठीक है। हेलो। हाँ जी। अब ये बेसिकली है क्या सर? ये चैप्टर बेसिकली हमारा है क्या? सब्सटेंशियल एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। तो निकल गए। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है भाई। सभी रेगुलेशन। एक सेकंड। देखो, एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा ध्यान से। अब सपोज मान लो यहाँ पर बेटा एक कंपनी है। विल अंडरस्टैंड। वैसे तो इस कंपनी जो हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, ये होगी लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी होगी? मोस्ट प्रोबेबली लिस्टेड कंपनी होगी। मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। अब जनरली हो क्या रहा है? कोई पर्सन या फिर कोई कंपनी। क्या बेटा? कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई कंपनी। ठीक है। अब जनरली ये क्या कर रहे हैं बेटा, इस कंपनी में शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं। शेयर्स क्या कर रहे हैं बेटा? एक्वायर कर रहे हैं। ध्यान सुनना कंसंट्रेशन से। तो जब ये कंपनी में शेयर्स एक्वायर करते हैं, राइट, और यहाँ पे आपका जो पर्पस है, फॉर एग्जांपल सामने वाली कंपनी को क्या करने का बेटा? टेक ओवर। या अगर टेक ओवर का पर्पस नहीं भी है, देन ऑफ कोर्स आप उस कंपनी में कोई शेयर परचेस कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना, जब कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स को क्या कर रहा होता है बेटा? एक्वायर कर रहा होता है, तो उसको यहाँ पर एक लॉ फॉलो करना पड़ता है। फॉर दैट वी आर हैविंग अ लीगल फ्रेमवर्क। यहाँ पर क्या बेटा? एक लीगल फ्रेमवर्क है, और उस लीगल फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं क्या? सेबी। अब क्या लिखा हुआ है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011। राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं सब्सटेंशियल रेगुलेशन का। किसकी बात कर रहे हैं? सब्सटेंशियल। राइट। तो आप एक्विजिशन जो कर रहे हो वो मैक्सिमम शेयर परचेस कर रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है भाई, कंपनीज में अगर शेयर्स किसी और के पास चले गए, मतलब ओनरशिप चली गई है, तो डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। तो जनरली बेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने कंपनी को एक्वायर कर लिया है, या इस कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कंट्रोल कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन है? कंट्रोल कंसिडरेशन है। तो जब कंट्रोल को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ना सेबी के कुछ बेसिक्स लॉस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बिना सेबी के लॉस फॉलो करे आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए बेटा, जब शेयर्स का एक्वायर कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं बेटा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में यू हैव टू फॉलो द लॉ दैट इज कॉल्ड क्या? सेबी। SAST रेगुलेशन 2011। विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज रेगुलेशंस, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ही साइड चैप्टर हो जाए या ना भी हो, कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है। लिखो जरा इसको।
डन। हो गया जी। अच्छा देखो यार, एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। क्या हो गया इसको? देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। सिचुएशन क्या है, देखो मान लो कंपनी है एक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी बेटा? अब इसमें ना जनरली दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर, और एक होता है बेटा क्या, माइनॉरिटी शेयर होल्डर। राइट। अब यार एक बात बताओ सर, एक ऐसी कंपनी है जहां पे मेजोरिटी स्टेक्स किसके पास है? मेजोरिटी शेयर होल्डर के पास। तो क्या इसका होल एंड सोल जो कंट्रोल है वो इन्हीं के हाथ में हो गया? यानी कि पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है बेटा? मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के पास। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो सर ये जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है जिनके पास होल एंड सोल पावर है, कंट्रोल है, तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है इनका पोर्शन होना हो जाए? हाँ। तो सर टेक ओवर में जनरली होता क्या है, जैसे मान लो टेक ओवर कोड का बेसिक सिचुएशन क्या है, मान लो दिस इज द लिस्टेड कंपनी। ये क्या बेटा हमारी लिस्टेड कंपनी है। अब इसमें मान लो मेजोरिटी स्टेक्स परचेज कर लिए हैं किसी बाहर वाले व्यक्ति ने, तो बाकी आपके शेयर होल्डर क्या बन गए? माइनॉरिटी। अब यार एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी में मेजोरिटी स्टेक्स परचेज कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन क्या है बेटा, कंट्रोल एक्वायर करने की, है ना? तो हो सकता है ना कि आप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सको माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो जनरली यहाँ पर बेटा मुझे, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है बेटा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। हाँ जी। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसके इंटरेस्ट को हम क्या करने वाले हैं बेटा, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और जब माइनॉरिटी इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो भैया यहाँ पे जनरली आप इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या प्रोवाइड करेंगे? देखो, आपको हम एक ऑप्शन देंगे कि आप इस कंपनी से निकल सकते हो पैसा लेके। निकलना ना निकलना आपके ऊपर है। भाई आप नहीं बेचना चाहते मत बेचो। बट हम फॉर द सेक ऑफ क्या बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी, राइट, तो हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि ठीक है, मेजोरिटी स्टेक्स किसी व्यक्ति ने परचेज कर लिया है, तो माइनॉरिटी के शेयर भी आप क्या कर लो, परचेज कर लो। अब पूरी होल एंड सोल कंट्रोल आप खुद ही देखो। ठीक है। तो उस केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर मैं आपको यही प्रोसीजर पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा ट्रिगर लिमिट है, राइट, कि अगर वो लिमिट ट्रिगर हो गया है तो उसके बाद आप जनरली और कितने शेयर आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। राइट। तो ये हम यहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंड करने वाले हैं एस सी एस टी रेगुलेशन। समझ में आया? कॉपी करो तो इसको। रजिस्टर की क्लास आप संडे संडे हुआ करेगी?
इस सैटरडे बेटा कंपनी लॉ की ड्राफ्टिंग वाली क्लास हुई, ठीक है। हम्म, देखिए, डन। देखो सर, जैसे ये हमारे पास बेटा सेबी की रेगुलेशंस है, ठीक है। कौन सी? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन। लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसमें? कहते हैं दैट टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया गवर्न्ड बाय क्या बेटा? फॉलोइंग रेगुलेशन। पहले क्या लिखा हुआ है? तो जो मेजोरिटी बेसिस पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप डिलिस्टिंग वाला कौन सा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और एलओडीआर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या दोनों रेगुलेशन हम पढ़ चुके हैं बेटा? यस, हमने सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021 भी पढ़ लिया है, और सेबी के एलओडीआर रेगुलेशन 2015 भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है देखिएगा, वैसे तो बता चुका आपको। कहते हैं द सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ऐसे एस टी रेगुलेशंस, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? एक लीगल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स और कंट्रोल इन अ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन से। सबसे पहले क्या कर रहे हो बेटा? आप एक्वायर कर रहे हो क्या? आप एक्वायर कर रहे हो क्या? आप एक्वायर कर रहे हो क्या? ठीक है। तो उसको एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर देने के लिए बेटा हमने एक रेगुलेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज कॉल्ड क्या? सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है बेसिकली इस लॉ को लाने का? सबसे पहले क्या लिखा बेटा? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग द एक्विजिशन एंड टेक ओवर। मतलब जब भी कंपनी का एक्विजिशन हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, तो उस दौरान हमें शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करना है बेटा? प्रोटेक्ट करके रखना है। अगला, सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है किसको? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। तो ये पढ़ा था ना अभी हमने। हाँ जी। फिर कह रहे हैं जी एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे बेटा किसको? पब्लिक शेयर होल्डर। व्हेन द सब्सटेंशियल एक्विजिशन और चेंज इन कंट्रोल हो रहा है तो विल प्रोवाइड यू एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? अच्छा, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए किसके साथ बेटा? सभी शेयर होल्डर के साथ। और मेंटेन करोगे बेटा स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटी मार्केट। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम पढ़ते हैं सेबी की एसएसटी रेगुलेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन, ठीक है। भाई टेक ओवर रेगुलेशंस को क्यों लेकर आए, पर्पस क्या है? देखो क्या लिखा, मैंडेटरी क्या प्रोवाइड करना है किसको? राइट, एट अ बेस्ट पॉसिबल प्राइस इन केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्विजिशन, या फिर इंश्योर कर रहे हैं फेयर डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर एंड कंट्रोल। इन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसमें बेटा? टेक ओवर प्रोसेस में। गेटिंग माय पॉइंट? फिर लिखा हुआ है जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन इन इंडिया। भारत में जो टेक ओवर रेगुलेशंस है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम इतिहास पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन इन इंडिया कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जैसे क्या लिखा हुआ है? 1980 में इनिशियल रेगुलेशन किसके थ्रू आई थी बेटा? लिस्टिंग एग्रीमेंट्स के थ्रू, राइट। याद है ना, पहले एलओडीआर की जगह पे भी कौन सा था? लिस्टिंग एग्रीमेंट्स। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट में ही हमने एक्विजिशंस के रिगार्डिंग रेगुलेशंस क्या कर रखे थे बेटा? बना रखे थे, ठीक है। फिर कहते हैं 1992 में जब सेबी एक्ट आया, और सेबी को हमने एम्पावर करा, रेगुलेट करे किसको बेटा? देखो, यानी कि सेबी के पास भाई 1980 में सेबी तो नहीं था ना, तब कौन था? कंट्रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, राइट। सो दैट्स वाई बेटा वहां पर सिचुएशंस अलग थी। बट जब सेबी इंट्रोड्यूस हुआ 1992 में, तो हमने सारा का सारा टेक ओवर रेगुलेशन किसको दे दिया? सेबी। फिर कहते हैं 1994 में फर्स्ट टेक ओवर रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। कहते हैं कौन सी कमेटी बनाई थी इसको? भगवती कमेटी फॉर्म एंड सेबी एसएसटी रेगुलेशन 1997 को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि सर 2011 होल सोल नहीं है, इससे पहले भी एक रेगुलेशन थी, दैट इज कॉल्ड सेबी एससी एसटी रेगुलेशन 1997। अच्छा, 2001 या 2002 के बीच में एक रिव्यू बाय रिकॉग्नाइज भगवती कमेटी मल्टीपल अमेंडमेंट सजेस्ट करे बेटा किसमें? एससी एसटी रेगुलेशंस में। किसमें बेटा? अच्छा, फिर कहते हैं कौन सी कमेटी?
अच्युतन कमेटी फॉर्म्ड करी गई और उसने इंट्रोड्यूस करा क्या बेटा, सेबी की एसएससी रेगुलेशन 2011 नोटिफाइड बाय रिप्लेसिंग रेगुलेशन 1997 वाली, मतलब 1997 वाले रेगुलेशन को रिप्लेस करके हमने किसको इंट्रोड्यूस किया बेटा, सेबी की एसएसटी रेगुलेशन 2011। अमेंडमेंट्स बहुत सारे, जैसे कंपनीज एक्ट था 1956, तो उसमें सीरीज ऑफ क्या है बेटा, अमेंडमेंट्स आई, जिसकी वजह से हमने क्या इंट्रोड्यूस करा पूरा का पूरा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो भैया। हाँ जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसटी रेगुलेशन 2011 अच्युतन कमेटी ने क्या बताया, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, बैलेंस करे सभी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को, एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे किसको बेटा, शेयर होल्डर एट फेयर टर्म्स, फैसिलिटेट करे एक्वायर इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, शेयर एंड कंट्रोल, राइट, इंश्योर करे क्या, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द ओपन ऑफर, ये टारगेट कंपनी क्या है ड्यूरिंग ओपन ऑफर क्या है, विल अंडरस्टैंड, ठीक है। इंश्योर करे बेटा क्या, एक्यूरेट एंड टाइमली डिस्क्लोजर्स, फेयर कंपटीशन अमंग द एक्वायरर एंड केपेबल एक्वायरर, ठीक है। अब एक बात बता दूं आपको, कंपनी सेक्रेटरी लिस्टेड कंपनी में क्या होता है बेटे, कॉम्प्लायंस ऑफिसर होता है। क्या होता है बेटा, तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आप टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसका होल एंड सोल कंट्रोल सिर्फ आपके पास है, और कोई प्रोफेशनल यहाँ पर नहीं है। तो बेटा इसलिए ना, जो सिक्योरिटी लॉ है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि इसकी जितने भी रेगुलेशन है, इसमें जितनी अच्छी कमांड आपकी होगी, उतना आपके लिए बेटर रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो इसलिए बेटा इस पे बहुत ज्यादा फोकस आपको रखना है, जितने भी हम अपनी रेगुलेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट आई व्यू ऑन टेक ओवर रेगुलेशंस, जैसे मेन कंपोनेंट्स क्या है, ट्रिगर ओपन ऑफर, ओपन ऑफर क्या है सर, विल अंडरस्टैंड प्रोसेस क्या है ओपन ऑफर का, दो तरह के ऑफर होते हैं, क्या होता है वॉलंटरी और क्या होता है कॉम्पिटिंग ऑफर, इवन एक मैंडेटरी ऑफर भी हम पढ़ेंगे, एग्जम्पशंस कुछ दी गई हैं एंड डिस्क्लोजर, मतलब मेन जो है वो यही है। टेक ओवर कोड में जो मेन चीजें हम पढ़ने वाले हो, ये चार पांच चीजें पढ़ने वाले हो। सबसे पहले क्या, ट्रिगर ऑफ ओपन ऑफर, ओपन ऑफर क्या है, जनरल सुन, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी में कितने शेयर परचेस कर लिए, मतलब आपने लिमिट ट्रिगर कर दी, क्या कर दी, अब आपको फर्दर और शेयर बाय करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको क्या लेके आना पड़ेगा, ओपन ऑफर, जहां पर आप शेयर होल्डर को बोलोगे भाई हम आपके शेयर परचेस करने को तैयार हैं फलानी प्राइस पे, राइट, तो ये इसको बोलते हैं ओपन ऑफर, क्या बोलते हैं बेटा, ओपन ऑफर। तो सर ओपन ऑफर का प्रोसेस कैसे चलने वाला है, वो भी हमें आप अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, एक होता है वॉलंटरली ओपन ऑफर, और एक होता है कंपीटिंग, जैसा मान लो फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, उसका वाई कंपनी टेक ओवर कर रही है, यानी कि अपने वाई कंपनी ने एक्स कंपनी के शेयर होल्डर को क्या बोल दिया, कि हम आपको इतने पर्टिकुलर शेयर इतने प्राइस पे खरीदने वाले हैं। अब एक बात बताना, जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका मैनेजमेंट, उसके जो शेयर होल्डर है, उसके जो प्रमोटर्स हैं, क्या वो कंसर्न नहीं है अपनी कंपनी को लेके, तो क्या आपके ऑफर के बदले हम भी ऑफर दे सकते हैं, हाँ। जब ऑफर के बदले ऑफर दिया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कंपेटिंग ऑफर, और ये मजा आता है। इस फाइट में फायदा किसका होगा, शेयर होल्डर्स का। भाई तुम्हारी फाइट है, ऑफ कोर्स मजा आएगा किसको, शेयर होल्डर। कैसे, आपने प्राइस ऑफर करा, एक बात बताओ, अगर मैं कंपनी हूँ और मेरी कंपनी को खरीदना जा रहा है, तो मैं ऑब्वियसली बात है ना, इतना ऑफर कर दूंगा प्राइस कि आप उस कंपनी को ना दो, और मान लो उसने भी ठान लिया मैं कंपनी खरीदूंगा, तो और प्राइस बढ़ा देगा, फिर मैं भी प्राइस बढ़ा दूंगा, तो अल्टीमेटली फिर फायदा किसको होने वाला है, शेयर होल्डर्स को। उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, यानी कि हायर प्राइस जितना मिल सके उतना आपके लिए बेटर रहता है। तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे कंपीटिंग ऑफर, सम एग्जाम्पशंस ओवर है, मतलब कुछ केसेस में आपको ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है, कुछ एग्जाम्पशन मिली हुई है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, एग्जाम प्रोस्पेक्ट के लिए क्या बेटा, डिस्क्लोजर, इसमें से क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में। डिस्क्लोजर, कुछ इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर्स हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल बेस्ड डिस्क्लोजर्स हैं, राइट, वो विल अंडरस्टैंड के बेसिकली होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, डेफिनेशन पर।
सवाल नहीं। पता है लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा है। मुझे जरा हटाना पड़ेगा पहले से। देखो दोस्तों, a person who directly, एक सेकंड रुकोगे? पता नहीं सर्विस चल ही नहीं रहा है। देखो जी, इधर देखेंगे सारे। मान लो ये कंपनी है, ठीक है? सुन रहे हो? और यहाँ पे मैं जस्ट एक पर्सन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बेटा? पर्सन। अब ये जो पर्सन है, ये इस कंपनी में एक्वायर कर रहा है। ये क्या है बेटा? एग्री टू एक्वायर। या तो आप एक्वायर कर रहे हो, हाँ जी, या तो आप एक्वायर कर रहे हो, या फिर अच्छा, ये जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो, या तो अकेले कर रहे होगे, इंडिविजुअली। कैसे कर रहे होगे? भाई साहब, क्या चल रहा है इस काम से? ठीक है, इंडिविजुअली। या फिर आप कर रहे होगे विद
पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा, एक्ट, पीएसी। ठीक है। तो सर सुनो ध्यान से, सिचुएशन क्या है सर, एक पर्सन है कोई, राइट, वो एक कंपनी में, और इस कंपनी को जिसमें आप परचेस कर रहे हो, इसको हम एक नाम देते हैं यहाँ पे, क्या, टारगेट कंपनी। क्या नाम देते हैं बेटा, टारगेट कंपनी। ठीक है। तो एक पर्सन है, तो वो इंडिविजुअली या पीएसी के साथ मिलकर, और ये हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाटसोएवर, आप एक्वायर कर रहे हो या एग्री टू एक्वायर हो बेटा, तो इस पर्सन को हम यहाँ पे एक नाम देने वाले हैं, क्या, एक्वायर। क्या नाम देने वाले हैं, समझ में आए। यस, तो यही बेटा एक्वायर की सिचुएशंस। देखो, रेगुलेशन टू सब रेगुलेशन वन क्लॉज ए क्या कहता है, अ पर्सन हु, कैसे बेटा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या तो एग्री कर रहा है, या सॉरी, या तो एक्वायर कर रहा है या एग्री टू एक्वायर है, क्या बेटा, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, कंट्रोल इन टारगेट कंपनी, चाहे आप इंडिविजुअली कर रहे हो, चाहे विद पीएसी, दैट इज पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न। ये होता कौन है, पर्सन एक्टिंग इन, विल अंडरस्टैंड, राइट। पहले बताओ समझ में आया, कॉपी दिस एग्जांपल प्लीज। डन। अगला है एक्विजिशन, का मतलब क्या है भैया, आप डायरेक्टली या फिर आप कैसे बेटा, इनडायरेक्टली एक्विजिशन कर रहे हैं, किसका, शेयर्स का, वोटिंग राइट्स का, या फिर कंट्रोल का। तो इसी चीज को हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, एक्विजिशन। ठीक है। फिर आता है कंट्रोल। क्या आता है जी, कंट्रोल, और जो कि हमारा कवर है रेगुलेशन टू। ठीक है।
क्या हुआ? क्या? बेटा वहां जो तुमने बोला तो मैं तुम्हारे तक ही आई हुआ है। मैं तो काट दो उसको। कितने दिन हो गए उसको पहने हुए? एक टाइम के बाद उसको हटा देना। तो नए नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। सीरियसली। जो कलावा होता है ना, कभी किसी पंडित जी से पूछना। उसका एक नियम होता है, एक टाइम तक पहनना है, उसके बाद उसको हटा देना है। वरना वो नेगेटिव एनर्जी को क्या करता है? आकर्षित करता है। हो गए? हाँ। तुम तो खुद ही नेगेटिव एनर्जी हो। तुम्हें कौन प्रोवाइड करो? ये तो बाल कैसे निकाल रहे हैं? तो उस दिन मानते नहीं। कहना क्या चाहते थे? मैं भी धुरंधर की तरह बाल रख देता मैंने। बीच की मांग निकाल के फिर ये बड़ा हुआ ना। चलिए। अब जरा यहाँ ध्यान से सुनेंगे। रेगुलेशन टू, सब रेगुलेशन वन, क्लॉज ई। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जाओ। बेटा तुम एक कंपनी में डायरेक्टर हो, क्या तुम्हारा कंट्रोल है उस कंपनी में? हाँ जी। बेटा डायरेक्टर कौन होता है? हु इज डायरेक्टर? पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी, राइट? एंड टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, डायरेक्टर को कुछ अथॉरिटीज दी जाती। तो अथॉरिटी टू, उसकी अथॉरिटी जो है वो क्या रेस्ट्रिक्टेड है बहुत ज्यादा। तो कंट्रोल कहां से हो गया उसके पास? समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। बोलो। इधर देखो भाई, हमारे पास ना बड़ी ही गलत फहमियां होती है लाइफ में। और उन गलत फहमियों को हमें दूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया? अबे यहाँ बोल रहा हूँ कौन सा में। शेयर होल्डर। ठीक है। सर जो डायरेक्टर है ना, इसको अपॉइंट ही किसने करा है? अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर है जी। अच्छा मुझे कहो बताओ, देयर आर सम पावर इन कंपनीज एक जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर है डायरेक्टर अपॉइंट करने की। हाँ। देखो कमाल का चेंज आने वाला है सेक्शन 161 में, राइट? ऑल्दो द पावर बोर्ड को है अभी भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की, बट छोटा सा चेंज इसमें आ गया है। क्या क्या बेटा? ये जो कॉन्सेप्ट होता है एडिशनल डायरेक्टर का, हाल के भी आया नहीं है, प्रपोज्ड है। प्रपोज मतलब आने वाला है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले क्या होता था, आपने पढ़ा होगा लॉ में कि एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर होता है अप टू नेक्स्ट एजीएम, है ना? हेलो। या अब लॉ में इन्होंने बोल दिया जी अप टू क्या, एजीएम तो है ही आज भी, और 3 मंथ्स बोल दिया जी। और जो पहले आ जाए, राइट? जैसे मान लो आपने एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया, एजीएम करोगे 9 महीने बाद या 6 महीने के बाद, बट आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग बुला के रेगुलराइजेशन करना पड़ेगा। किसका? एडिशनल डायरेक्टर का। तो क्या यहाँ पर डायरेक्टर की पावर थोड़ा सा संकुचित कर दी है? कॉन्ट्रैक्ट। यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर डायरेक्टर ना सिर्फ अपॉइंट किए गए हैं फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट के लिए, राइट? भैया आप काम करोगे, आप कंपनी के मालिक नहीं। ठीक है। बोलो। और जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ तो ऑफ कोर्स बिजनेस का एक बेसिक रूल है, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, आपको अथॉरिटी में डेलीगेट करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम समवेयर कंपनीज एक्ट ऐसे डायरेक्टर को कुछ अथॉरिटीज प्रोवाइड करता है कि आप काम कर सकते हो। तो भैया कंपनी में डायरेक्टर होल एंड सोल नहीं है, और ना ही इसके पास कंट्रोल है, राइट? इसके पास सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर है होती है। वो भी कब? जब प्रोवाइड करी गई हो। अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो
नहीं कर सकते भैया। राइट, आपने पढ़ा था ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में शेयर होल्डर आपकी पावर को लिमिट कर सकते हैं। यस, तो दैट मीन्स सर डायरेक्टर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये सिर्फ एक अथॉरिटी फुलफिल कर रहे होते हैं जो उनको बेसिकली मिली हुई है। राइट। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। पहले आप कंट्रोल का मतलब समझिए। कहते हैं कंट्रोल की डेफिनेशन किसमें है बेटा? इंक्लूड में। कहते हैं हमारे पास राइट है क्या करने का? क्या बेटा? मान लो किसी व्यक्ति के पास कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार है, वो भी कब? मेजोरिटी। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, आपके पास कंट्रोल आ गया। हम्म। या फिर आपका कंट्रोल किसके ऊपर है? या फिर पॉलिसी डिसीजंस आप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर क्या होगा बेटा? या फिर आपने क्या कर रखा है, या कोई भी अदर मैनर में अपने पास कंट्रोल रखा हुआ है, तो सर इसको हम बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल। राइट। तो सबसे पहले क्या आपके पास अधिकार है डायरेक्टर को अपॉइंट करने को, भी क्या? मेजोरिटी। दूसरा, आप मैनेजमेंट पे कंट्रोल है, या पॉलिसी मेकिंग में आपका कंट्रोल है, या फिर बेटा शेयर होल्डर एग्रीमेंट के थ्रू आपको पावर दी गई है, या फिर किसी और तरीके से आपको कंपनी की पावर दी गई है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल बोलते हैं। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? अब देखो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, मेयरली बीइंग अ, या फिर डज नॉट अमाउंट टू कंट्रोल। यही पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ डायरेक्टर होना कंट्रोल होने की निशानी नहीं है। समझ में आ गया? लिखोगे इसको? नहीं, कोई नीड नहीं है। अमेंडमेंट जब आएंगे तब देखेंगे उसको। डन। बोलो बेटे। देखो भाई, अब एक कॉन्सेप्ट आता है एंटरप्राइज वैल्यू। क्या था बेटा? एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है? मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है आपकी? पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, जब मैंने आपको सभी के एलओडीआर पढ़ाए थे, वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। उसमें जोड़ देंगे किसको? प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है? प्लस प्रेफर्ड शेयर्स। और इसमें से माइनस क्या कर दोगे? कैश इन कैश इक्वल बैलेंस। तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? एंटरप्राइज की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एंटरप्राइज की वैल्यू। समझ में आए? हाँ जी। अभी एंटरप्राइज की वैल्यू भी निकाल रहे हो, अबे खरीदोगे ना?
जब आप किसी कंपनी को खरीदोगे तो उसकी वैल्यूएशन तो लगाओगे ना। हाँ जी, तो पूरे एंटरप्राइज की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है ये, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज एच। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यहाँ पर यूज होने वाला है मोस्टली, लिखो, फ्रीक्वेंटली। ये आपने शायद इससे पहले भी सुना था, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, सुना था? कहाँ पे? डीलिस्टिंग वाले चैप्टर में। और कहाँ सुना था? आईसीडीआर में। और कहाँ सुना था? एलओडीआर। आज इसका मतलब समझो, राइट, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। अब सर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स क्या है? अब एक काम करें, पहले डेफिनेशन लिखें इसकी, विल अंडरस्टैंड। तो लिखो, shares are considered frequently डन। चलिए, अब इसका ना कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर हम इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ध्यान सुनो। ये फिर अब देख लो, पहले थ्योरी देख लो। भाई फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, राइट? कहते हैं शेयर्स को कंसीडर करेंगे फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड अगर उसका ट्रेडिंग टर्नओवर बेटा लास्ट कितने महीने में, याद रखना क्या लिखा हुआ है, 12 मंथ्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझेंगे इसको। मतलब जो ट्रेडिंग टर्नओवर है आपका, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग टर्नओवर का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। भाई बाइंग सेलिंग को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, टर्नओवर। हाँ जी। तो कहते हैं ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए किसका, 10% ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ दैट क्लास। मतलब आपकी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, राइट? बोलो बच्चों, टोटल शेयर कितने हैं, और उसका 10% है उससे ज्यादा, अगर पूरे 12 साल में ट्रेड हुए हैं, सॉरी सॉरी 12 महीने में ट्रेड हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। अब ये नीचे वाला पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आप कंसिडर करेंगे, क्या विल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 1 अंडरस्टैंड करते हैं, देखिएगा, राइट? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, एग्जांपल नंबर 1। सपोज मान लो यहाँ पर एक कंपनी, एबीसी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है जी?
एबीसी लिमिटेड। बोलो। अब सर एबीसी लिमिटेड की टोटल इक्विटी शेयर्स जो रहे हैं वो है 10 लाख। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने रहे बेटा? 10 लाख। ठीक है। हेलो। तो सर एज पर अगर रूल देखा जाए तो ट्रेडिंग टर्नओवर जो है, आपका जो ट्रेडिंग टर्नओवर है, क्या बोल रहा है ये? ट्रेडिंग टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए कितना बेटा? 10% ऑफ टोटल शेयर्स। ये बोल रहा है। बोलो। तो मुझे बताओ, ये तो मुझे पता है भाई, मेरा जो 10 लाख का 10% होगा वो कितना होगा? तो 1 लाख शेयर्स। तो मतलब अगर मेरा ट्रेडिंग टर्नओवर 1 लाख आ गया या 1 लाख से ज्यादा आ गया, तो फिर मेरे शेयर्स क्या माने जाएंगे बेटा? फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड। अगर 1 लाख से कम आया तो फिर इन फ्रिक्वेंटली ट्रेडर्स को माना जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो जी। अच्छा, तो अब चेक करते हैं। अज्यूम केस वन, केस टू। मान लो जो ट्रेडिंग टर्नओवर है केस वन में, वो निकल के आ रहा है कितने शेयर्स का बेटा? 1.5 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स का? या फिर हम यहाँ पे केस टू में मान के चल रहे हैं जो ट्रेडिंग टर्नओवर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 90,000। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग टर्नओवर है वो क्या मोर देन है? मोर देन है 10% ऑफ टोटल शेयर्स का। बोलो। हाँ जी, टोटल शेयर का 10% है या उससे ज्यादा ही है भाई? 1 लाख होना चाहिए था, है कितना? 1.5 लाख। तो इस केस में ये जो ट्रेडिंग टर्नओवर हमारे पास है, क्या वो लेस देन 10% है? लेस देन क्या बेटा? 10% ऑफ टोटल शेयर्स। यस और नो? अच्छा, तो इस केस में जब 10% से ज्यादा है तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। राइट। और यहाँ पे शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो उसको बोलेंगे इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बच्चों। अच्छा, अभी रुको, सबर करो थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर टू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो एग्जाम में ना मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब मान लो अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं सर। एबीसी लिमिटेड है या एवी लिमिटेड है। ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड का मान लो ये है 12 मंथ का एक चार्ट। ये पूरा चार्ट किसका है बेटा? 12 महीने का। ठीक है। अच्छा, ये जो पोर्शन है इसका, दिस वन, यहाँ पे कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी वो है 10 लाख शेयर। कितनी है बेटा? 10 लाख शेयर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बट अगले इस वाले टेन्योर की जब मैं बात करता हूँ, ये 6 मंथ का टाइम है और ये भी कितने मंथ का टाइम है? 6 मंथ का। ठीक है। अब मान लो हमने शेयर कैपिटल बढ़ा दी और हमारी जो अब शेयर कैपिटल का अमाउंट शो हो रहा है, दिस इज अबाउट टू 20 लाख शेयर्स। कितने लाख शेयर्स बेटा? भाई प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है? मुझे फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स निकालना है पूरे साल का। राइट। तो यहाँ पे क्या करूं मैं? 30 लाख का 10% निकाल दूं, 3 लाख आ जाए। या फिर 20 लाख का 10% निकाल दूं, 2 लाख आ जाए। करूं तो करूं क्या? यहाँ पर सिचुएशंस क्या होती है? वेटेड एवरेज शेयर्स आपको निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं बेटा?
तो सुनो, ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे वेटेड एवरेज शेयर्स, यू कैन से नंबर ऑफ शेयर्स। सर वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 मंथ का जो हमारे शेयर्स थे कितने थे बेटा? 10 लाख थे ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6/12। क्या कर दोगे? 6/12 प्लस फिर कितने थे हमारे पास शेयर्स? 20 लाख के शेयर्स थे। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 6/12। ठीक है, बोलो बेटे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसका 6/12 करूं तो ये 5 लाख आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो मेरे पास कितने हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? हेलो। अच्छा, तो सर अगर मैं 15 लाख का कितना निकालूं? 10% तो कितना आ गया? तो अगर 1.5 लाख से ऊपर है या 1.5 लाख है, फिर तो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हो जाएगा। अच्छा, अगर 1.5 लाख से कम हुआ तो इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड से हो जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं? देखो तो। ट्रेडिंग टर्नओवर। क्या बेटा? ट्रेडिंग टर्नओवर। सर केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है? केस नंबर 1 में मान हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा ट्रेडिंग टर्नओवर है 2 लाख शेयर्स। कितने लाख शेयर्स का? और यहाँ पर हम चेक करें ट्रेडिंग टर्नओवर वो कितना है बेटा? 1,40,000 का। ये 40 है, ठीक है? 1 लाख कितना बेटा? 40,000 शेयर्स। ठीक है, ओके। तो सर मुझे बताओ, क्या ट्रेडिंग टर्नओवर मोर देन 10% है? बोलो। तो ये है मोर देन 10%। और ये क्या लेस देन 10% है? भाई 1.5 लाख होना चाहिए था ना? कितना है? तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। इसको क्या बोलेंगे? भाई इसको ना एग्जाम पर्पस के लिए लिख देना 100% एग्जाम। और ये मुझे पता है कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। हाँ, भूल जाओगे ना लाइफ। अच्छा मान लो अगर 3 मंथ्स और 9 मंथ का होता तो? 4 मंथ और 8 मंथ का होता तो? है ना? डोंट कंफ्यूज विद कि 6 मंथ वाला ही आएगा। 2 मंथ्स में तो चेंज हो सकती है, 1 मंथ में भी चेंज हो सकती है, तो उस तरह से निकालना है, ठीक है? अच्छा ऐसा हो सकता है कि 4 बार चेंज हो जाए। हाँ, राइट। 4 बार चेंज हो सकती है कैपिटल, यस। क्या 2 बार चेंज हो सकती है, यस। क्या 3 बार चेंज हो सकती है, यस। तो एग्जाम में अच्छा 3 बार चेंज हो गया तो प्लस का साइन 3 बार आएगा। 1 लाख दिस, 1 लाख दैट, 1 लाख दिस। तीनों को प्लस करके डिवाइड करके जो भी आएगा हमारा क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? समझ नहीं आया सर?
हो गया बेटा। ऊपर कर दो उसको। चलो फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ। टाइम से टेन डिस्क्वालीफाई है ना, थर्ड डे के साथ में और कर लो। हाँ। हाँ, ये तो मैं कल ही बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, आप ही मैसेज डाल दो फिर। हाँ हाँ, वॉइस मैसेज डाल दो। जी। ठीक है सर। तो क्या क्या करने वाले थे हम? क्वेश्चन। क्या हुआ? कितने खुश क्यों हो आज? वाई आर यू हैप्पी? वो भी इतना? इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं बच्चों की। क्यों करते हो अंजलि तुम ऐसा?
तुम भी बोलोगे खुद से इतना सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो, हमें ऐसा दे दिया। ये कितने हो रहे हैं टोटल? एक, 20, 10, 1 लाख 50, 70, 70। एक काम करना, थोड़ा सा चेंजेस है। अब देख, चलो शुरू हो जाओ। निकालो, फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं या नहीं है? तमीज से करना थोड़ा सा, थोड़ा हड्डियां। कैलकुलेटर का नाम बैग क्या कर रहा हूँ? और घर जो क्या से घर के आगे लगा लोग भाई काम हो रहे फॉर्म नंबर बोल रहे तुम्हारी क्या कैलकुलेटर है? घर के आगे लगा है हेलो कैलकुलेटर है। Daniel. Message.
ठीक है, वेट। ऐसे क्या कर रहे हैं भैया? हाँ, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम क्या, स्टेप नंबर वन। देखो सर, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम क्या, वेटेड एवरेज नंबर शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भैया तीन सिचुएशंस दे रही है हमें। इनिशियली 30 लाख है हमारे पास शेयर्स। कितना शेयर्स है बेटा? 30 लाख। कितने महीने के लिए? तो 2 अपॉन में क्या हो जाएगा ये? प्लस फिर कितना है? 12 लाख। 6/12। फिर कितना है? 20 लाख। 4/12। ठीक है, तो भैया आपने ये निकाला होगा, कितना है? 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6,66,600। ठीक है, प्लस करिए तो उसको। 17,66,667। ठीक है, सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ओ माय गॉड, ये सही है सबका? क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा, तो इसका हम निकालेंगे क्या? 17,66,667 का 10% निकाला जाएगा, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1,76,667। ठीक है, हाँ वो ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया उसको मैंने। ठीक है, तो इतने हमारे 10% का सिनेरियो। दिस इज स्टेप नंबर वन विच इज कंप्लीट नाउ। अब कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर टू में ट्रेडिंग टर्नओवर। क्या कैलकुलेट करेंगे? ट्रेडिंग, यार एक बात बताओ, यहाँ पे ट्रेडिंग टर्नओवर आपको दिया हुआ ही है। बाई कितने हुए, सेल कितने हुए, तो इसका मुझे बताओ टोटल कितना है? 1,30,000। इसमें भी सेम ही होगा, तो बेसिकली आपका टर्नओवर कितना होगा? 1,30,000। जनरली बेटा जो शेयर एक्सचेंज होते हैं हम सिर्फ उसी को काउंट करते हैं। ठीक है, तो बाय और सेल को प्लीज ऐड मत कर देना, ऐड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा 1,30,000 है, जो कि बेटा होना कितना चाहिए था, या उससे ज्यादा? तो सर इस कंपनी के शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है क्या? शेयर्स आर नॉट फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड।
यानी कि शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है साहब। समझ आए? पक्का। हो गया था ये? चलो बहुत बेटा, लिख लो उसको। बेटा एग्जाम में प्रश्न आएगा, ये फ्री के नंबर है। बेसिक्स कैलकुलेशन है, प्लस माइनस वाली। बस उसमें भी कैलसी अलाउड है, बस याद क्या होना चाहिए बेटा, कौन सा याद क्या होना चाहिए? राइट। पिछले साल का सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, एक बार दिखाना मेरे। कितना होता था जी पब्लिक शेयर होल्डिंग, आई मीन नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, सॉरी। याद है? बताइए। हम्म। ये देखो, क्वेश्चन नंबर है ये वाला। अब इतना बेसिक्स क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। सेकंड वाला देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजो और फिर मुझे दिखाइएगा। भेज दिया? देखो ग्रुप चेक करो। क्या निकालना है उसमें, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 का ए का सेकंड है। और उसी के नीचे वाला क्वेश्चन में देखना। देखा? क्या निकाला, एंटरप्राइज वैल्यू? अभी पढ़ा था ना ये, देखो। सी, यही क्वेश्चन है। अब सोचो, छोटी सी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, बस 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है और कुछ भी नहीं है। बस बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है। आपके डेट है, इक्विटी शेयर्स है, राइट, डिवेंचर्स है,
लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक सिक्योर्ड लोन है, नीचे स्टॉक एंड ट्रेड वगैरह दिया हुआ है रॉ मटेरियल्स को लेके। राइट, तो इसमें डिटरमाइन करना एंटरप्राइज वैल्यू 30 सितंबर 2025 तक निकालने का एंटरप्राइज वैल्यू। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले मार्केट कैपिटल निकाल दोगे। तो मार्केट कैपिटल का फॉर्मूला आपने पता ही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? यस। तो यहाँ पे देख लें, नंबर ऑफ शेयर दे रखे ना 200 करोड़, है ना, मार्केट प्राइस दे रखा है। अच्छा, रुपीज में ही है। हाँ तो फिर ठीक है, तो वैल्यू ही होगी डायरेक्टली। तो ये हो गया आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। फिर क्या निकालना आपको? डेट। तो डेट तो इतने सारे दिए हुए, डिविंचर है, डिविंचर 2 बार है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, बैंक सिक्योर्ड लोन है, ठीक है। देयर आफ्टर क्या है बेटा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इज देयर एनी माइनॉरिटी इंटरेस्ट? अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन करंट वाला दे रखा है 325 करोड़ का, नीचे देखो। कैश तो आएगा नहीं। हाँ, डेटर इंक्लूड 15 करोड़ रिसीवेबल फ्रॉम द ग्रुप कंपनी ड्यू टू मोर इन लास्ट ट्रेड इन इंक्लूड द रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल वाला आएगा? नहीं, रॉ मटेरियल वाला क्यों आएगा? ठीक है, तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है। ऊपर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6A का स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला निकालना है। अब 6A का भी बढ़िया है, देखो क्या लिखा सबसे पहले, क्या है? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, है ना, म्यूल अकाउंट एंड इट्स रेस्ट्रिक्शंस। कहाँ पढ़े थे ये सब तुमने? इनसाइडर ट्रेडिंग में। पब्लिश नोटिस आफ्टर डीलिस्टिंग ऑर्डर अंडर रेगुलेशन 32 सबसेक्शन सब रेगुलेशन 5 बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक नोटिस दिया जाता है ना डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर डिफरेंट फ्रॉम एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट के डिफरेंट फॉर्म्स आपको बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे। अच्छा, वो तो दिया ही नहीं है ना, समझ रहे हो? तो ये भी बेसिक्स है बेटा। देखो कितने नंबर, 15 नंबर का है ये पूरा। अगर बेसिकली देखा जाए कि स्टडी अगर मैं छोड़ भी दूं, 15 नंबर ये हो गए। तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो तुमने पढ़ा नहीं है। दूसरा 5 नंबर का, अच्छा चलो तो फिर और में आ गया। ठीक है, इसके ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट। अब एक काम करना भाई, क्वेश्चन ही भेज दो, क्वेश्चन ही भेज दो इनको। व्हाट्सएप कहाँ है? डर का रहा हूँ। घबराहट सी दिखी मुझे। नहीं सर। चोरी चोरी चुपके मैसेज रात को डिलीट कर देगा ना। लिंक भी किया। आ गया, ओपन करो। आ गया होगा लिंक भी। और सब करूँगा। सीधा क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। निकाला है जी। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द लास्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ब्लू जेम लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है जो एनएससी में लिस्टेड है। वन ऑफ इट्स डायरेक्टर सजेस्ट दैट द अंडर सेबी प्रोहिबिशंस एंड फ्रॉडलेंट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन 2003 certain acts transaction are not considered क्या बेटा फ्रॉड। ही suggested you to elaborate, मतलब याद है, जो एक्ट फ्रॉड नहीं होगा उसको एलोबरेट करना है। ये बेसिकली बता रहा है इसमें। यानी कि एक तो होता है जब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी क्या नहीं है, तो क्या नहीं है वाला पॉइंट इसमें बताना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोग्रेसिव लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी विद कौन सी प्लेटफॉर्म में लिस्ट है? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इट इज प्लानिंग टू गो फॉर द पब्लिक इशू इन मार्च 2026। हाउएवर, इन द मीनवाइल 29 अक्टूबर 2025 कंपनी हैज रिसीव नोटिस फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी रिगार्डिंग सर्टेन ऑन कंप्लायंस ऑन डीलिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। मुझे एक बात बताइए, डीलिस्टिंग के प्रोविजन क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल है? आईजीपी पे अगर वो पब्लिक इशू लेके नहीं आई है, तो उसके ऊपर डे लिस्टिंग के प्रोविजन तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये प्लानिंग कर रही है, लाई थोड़ी है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। क्या? क्या हुआ? रो क्यों रही है? नहीं 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 नहीं। बकरे के बच्चे की तरह मैं कर रही हूँ। ठीक है,
During the board meeting, one of the director raised issue negligence of company secretary and asked him to give detailed explanation whether this regulation applicable to their company or not. Now tell me, क्या क्वेश्चन है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ पता है? बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द पॉइंट, वेरी सिंपल चीजों को रखना है। बहुत ज्यादा मल्टीपल नोट्स नहीं पढ़ने। आपके पास जो नोट्स है सफिशिएंट है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। जितना आपको लर्निंग एप्टीट्यूड रखोगे ना अपने पास, दैट्स इट। क्वेश्चंस कुछ नहीं आते बेटा। इनफैक्ट बेटा ये तो तुमने अभी रिसेंटली भी नहीं पढ़ रखा चैप्टर। रियलिस्टिक वाले को पढ़ा टाइम हो गया हमें। ऐसा तो नहीं कि आज ही हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो। ग्रो वेल इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। अभी पढ़ा था ये सीआईएस स्कीम में। हाँ, company registered with regulatory authorities. It's planning to launch one scheme to the public. Elaborate the disclosures in it's required to made in offer document. यार बताओ, सीआईएस स्कीम लेके आ रहे हो, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या क्वेश्चन है? ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको रेगुलेशन देनी है? स्कीम का नाम, उसकी डिटेल, है ना? बोलो भैया। ये तो सारी चीजें उसमें आपको एलिबरेट करनी पड़ेगी ऑफर डॉक्यूमेंट में। छठा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स वाला ही है। अभी हम 5 बार डिस्कस कर रहे थे, अब आओ चौथे में। करो तुम्हारा चौथा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4A। क्या लिखा हुआ है? गैलेक्सी लिमिटेड एक क्या बेटा लिस्टेड कंपनी, और कहाँ लिस्ट है? बीएससी में। ड्यूरिंग द मिड नवंबर 2025 इट्स कंपनी सेक्रेटरी हैज रिजाइंड, मतलब उसके सीएस ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। एंड यू हैव टू अपॉइंट द न्यू कंपनी सेक्रेटरी। आपको क्या करना है बेटा? नए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है, बट ड्यू टू सर्टेन पर्सनल कमिटमेंट्स यू आर नॉट इन पोजिशन टू ज्वाइन देम बिफोर 1 जनवरी। मतलब आप कुछ बेसिक कमिटमेंट्स में बिजी हैं, तो जनवरी तक अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएंगे। In meanwhile, to comply various regulatory requirement, board has decided appoint one senior board member as a compliance officer till you have formally joined them. कहते हैं A is not only a director of company but also qualified company secretary. During the board meeting, legal officer suggests that since A is a director of company, hence may have vested interest. Therefore, he cannot appoint as a compliance officer of the company. Explain reason whether A appoint। बताओ भैया, हो सकता है क्या? यस, उसमें बोला था क्लियरली कि बोर्ड मेंबर भी एज ए कंपनी compliance ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है इन absence ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया आपको ना, देखो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बट द पॉइंट बीइंग, क्या मुझे चीजें याद हैं? क्या मैंने उन चीजों का रिवीजन किया हुआ है? अब ये तो मैं अपने क्वेश्चन तो दे नहीं रहा आपको, राइट? ये पिछले साल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला पढ़ो। गो ग्रीन लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी, recently received a notice from the regulatory authority regarding violations of the RPT. You know about the RPT? Related party. One of its newly introduced board member want to know from you as its का क्या हो आप कंपनी सेक्रेटरी, which transaction do not form part of the related party। मतलब आपको यहाँ पर बताना है, याद है जब मैं आपको आरटीपी पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं होंगे। भाई जो नॉर्मल कॉर्पोरेट एक्शन आप ले रहे हो, डिविडेंड इशू कर रहे हो, आरपीटी नहीं है। बोनस इशू कर रहे हो, आरपीटी नहीं है ना? ये लिखा था ना हमने। बस वो लिस्ट बतानी है तुम्हें एज ए कॉम्प्लायंस, राइट? बताओ क्या है इसमें। अगला, व्हाट इंफॉर्मेशन लिस्टेड कंपनी शुड मेंटेन इन स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस एज पर रेगुलेशन 3, सेब रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, इन केस ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन इज फिड्यूसरी और इंटरमीडियरी। जो याद है स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन डेटाबेस में मेंटेन करने वाला पढ़ा था रेगुलेशन में, वो इसमें लिखना है मैंने। वो जो डेटाबेस वाला कौन सा पढ़ाया था ना, वो है इस। और देखो इनसाइडर से कितने क्वेश्चन आए भाई। एक क्वेश्चन तो ये हो गया 5 नंबर का। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव हो गया, म्यूल अकाउंट हो गया। 5 और 6 कितने हुए? 11। 11 मार्क्स का तो आपको किस में से आया है? इनसाइडर ट्रेडिंग में से। और भी हो सकता है ऊपर देखोगे तो। ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाला हो गया। अच्छा, सी वाला क्वेश्चन भी तो है। सी वाला ही पढ़ा था अभी हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। ये क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार कोई, जरा मैं भी समझू कैसे समझ रहे हो। याद है आपने वो पढ़ा था आईसीडीआर, उसका क्वेश्चन है, पढ़ो जरा इसको। यार उसको नहीं पढ़ देता हूँ यार, तुम लोग फंसे लोग। क्या लिखा हुआ? अग्नि सेफ्टी सोल्यूशन लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, इनकॉर्पोरेट हुई है कब बेटा? 27 फरवरी 2018 को। ठीक है।
It is into a business of manufacturing of different types of fire fighting equipments. ठीक है, उसके जो प्रमोटर है मेनली कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी. द प्रमोटर नाउ इंटेंड टू एंटर इनटू न्यू बिजनेस होम अप्लायंस. किस में एंटर होना चाहते हैं? बट दे डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स. इनके पास पैसा नहीं है नए बिजनेस को शुरू करने के लिए. दे डोंट वांट टेक बैंक लोन. मतलब ये बैंक लोन लेना नहीं चाहते बिकॉज वन ऑफ हिज एग्जिस्टिंग बैंकर हैज नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव. मतलब जो उसका बैंकर है उसने एक नॉमिनेट करा है किसको बेटा? इन अग्नि सेफ्टी सोल्यूशन लिमिटेड हैज गिवन अ बेटर एक्सपीरियंस टू द प्रमोटर. मतलब नॉमिनी डायरेक्टर की बात कर रहे हैं. नॉमिनी डायरेक्टर तुमने अपॉइंट किया था और उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा. कड़वाहट भर गई है रिश्तों में, और जब रिश्तों में कड़वाहट भर जाती है तो साइड कर देना चाहिए. ठीक है. अगला. अगला क्या है? कहा था भूल गया मैं. हाँ. In the last board meeting, one of the senior directors suggests to explore the possibilities of क्या बेटा? Offer for sale, right? फिर कहते हैं you are being a company secretary, advice to the board regarding additional condition to comply with regulation 8 of SEBI ICDR regulation 2018 with regard. ये तो साफ साक्षात बोल रहा है रेगुलेशन 8. समझा दो ऑफर फॉर सेल वाला है. अब ये भी नहीं बताओगे तो फिर चुल्लू भर पानी ले लेना, थोड़ा सा उसमें डुबकी लगा देना. ठीक है. अल्फा मेल सॉरी अल्फा लिमिटेड is a public limited company. ठीक है. It is one of the leader of the business manufacturing specialized automobile parts in a domestic market. In the last board meeting HR director suggest करता है sweat equity share issue करने का, है ना? तो द कंपनी क्या बेटा? लॉयल एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉय. मतलब जो कंपनी के लॉयल और डेडिकेटेड एम्प्लॉय है उनको हम क्या इशू करें? स्वेट इक्विटी शेयर्स. दैट अदर एम्प्लॉय शुड आल्सो गेट मोटिवेटेड. एंड फिर क्या लिखा हुआ है? That will in turn help the company by having improved employee productivity. Before the proposal get approved, one newly introduced director raised questions to the company secretary to explain stock appreciation right, and how SAR price is defined. Stock appreciation right पता है ना आपको? और प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता है आपको? उसको कैसे इंक्रीज किया जाता है? नाउ दिस इज अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स. जो हमने स्कीम्स पढ़ी थी 5, उसमें से एक है बेटा ये SAR वाला कॉन्सेप्ट. करना क्या है बेटा? देखो प्लीज यार डिमोटिवेट मत होना. और मैं ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे एक बार तुम्हें सिलेबस खत्म हो जाना. तो देखो रिवीजन का मतलब ये थोड़ी है कि रिवीजन में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आके. रिवीजन इज नॉट अबाउट क्या बेटा? रिवीजन का मतलब है कि आप घर से पढ़ के आओ. आप क्या करोगे? यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? आंसर राइटिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कुछ नया अगर हमें दिख रहा है तो उसकी प्रैक्टिस. समझ रहे हो बात को? तो ये बेसिक्स हमें डिस्कस करो. दूसरा हमें देखना है कि जो सजेस्टेड आंसर्स है आईसीएसआई के, वो भी देखना है कि आईसीएसआई किस तरीके से मोल्ड कर रहा है आंसर ड्राफ्टिंग. क्योंकि अभी क्या हुआ सीए में, वन ऑफ माय स्टूडेंट उसने अपनी कॉपी मंगाई है आरटी के जरिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए. आपको पता है आईसीए वालों ने ऑलरेडी 8 मार्क्स का तो ग्रेस मिला ही है बच्चों सबको, और उसको 4 नंबर का ग्रेस और दिया है, और उसको 200 नंबर से पास कर दिया. मतलब उसको एक्स्ट्रा नंबर के ग्रेस कितने मिले? तो मतलब एक्चुअली में उसके नंबर थे कितने? ये कुछ मिल जाता है समटाइम. समझ रहे हो कि 12 नंबर का ग्रेस मार्क्स देके उसको क्या कर दिया? पास कर दिया. समझ रहे हो बात को? और दूसरा, एक और कॉपी उसने मंगाई है एक और स्टूडेंट ने जो फेल हो गया था. अब उसने कहा सर मेरे एक फ्रेंड ने ना लॉ की कॉपी मंगाई और उसके 58 मार्क्स है. कितने मार्क्स है? और पता है उसने कैसा आंसर लिखा है? जैसे बीकॉम में लिखते हैं ना, 2 नंबर में 2 पेज भर दी. कह रहे सर लिटरली अब अगर आप देखोगे आपको लगेगा क्या लिखा है इसमें. और उसके कितने मार्क्स हैं? मतलब आईसी की क्या कंडीशन है बेटा कि आप लिख के आओ, मतलब भर के आओ. और हमने क्या पढ़ा है ना? जितना हमसे पूछा है लॉ में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, 6 नंबर का है, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का है, आप उतना लिखो जितना आपसे पूछा गया है. और लॉजिकली लॉ का पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट होता है, बट उनका अलग ही सिस्टम चल रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट सीएस में हम क्या करेंगे? एक तो हम अपने खुद के आंसर सॉल्व करेंगे. दूसरा हम आईसीएसआई का क्या देखेंगे बेटा? जो सजेस्टेड आंसर है, क्योंकि देखो हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. बस मोस्ट प्रोबेबली हमारे आंसर मैच करेंगे किससे बेटा? आईसीएसआई के सजेस्टेड मोड से. क्योंकि आईसीएसआई लॉ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. वो कहता भैया तमीज से लिख के आना तभी नंबर दूंगा, कुछ भी फालतू लिख के आ गया तो नंबर नहीं मिलेगा. तो रिवीजन सेशंस का मेन मोटिव यही है बेटा कि आपको ना आंसर राइटिंग, क्वेश्चन सॉल्व करना,
और क्वेश्चंस को कैसे रीड हो, देखो भाई, पढ़ना रट्टा मारना एक अलग चीज है। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, रट्टा मार के जाओ, पूरा रट के जाओ, तुम एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे जब तक तुम्हारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम खुद देख लो आंसर क्या है पूछा है इसने। ये क्वेश्चन पेपर में क्या कोई टफ क्वेश्चन तुम्हें लगा अभी तक कोई भी? है ना? मोस्टली डायरेक्ट ही लग रहा है, केस स्टडी तो है भी नहीं। बस पूछा केस स्टडी फॉर्म में, क्या डाल दिया उसमें, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये करना चाहता है, बताओ। तो यार बताओ ना, टफ कहाँ है यार? टफ पता कहाँ है? क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है। क्या नहीं है बच्चों की? प्रैक्टिस नहीं है, बस वही मार खा जाता है बच्चा। आप प्रैक्टिस करो ना, आपके पेपर बहुत सिंपल। और एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चंस पढ़ो, कभी भी पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। समझ रहे? और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ बेटा कि आपको लॉ के पेपर में ना दिक्कत नहीं होगी। बस सब्जेक्ट टू कंडीशन यही है, मल्टीपल टाइम चीजों को क्या कर लो, तो याद भी तो होना चाहिए। समझ लो, तुम लिखोगे तभी जब तुम्हें क्या रहेगा, तुम याद कर लो, आंसर राइटिंग की टेंशन छोड़ो। वो मैं तुम्हें करवाऊंगा, ऐसा करवा दूंगा तुम आराम से एग्जाम में बढ़िया से पेपर देके आ सकते हो। बस चीजें लर्न कर लो, पूरे चैप्टर को ऐसा रट्टा मार लो कि तुम्हें टिप्स में चीजें याद हो। समझ रहे हो ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इस बार मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा इंट्यूशंस मुझे बता रहा है कि ये फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा। एंटरप्राइज वैल्यू का आ चुका है पिछली बार, मोस्ट प्रोबेबली इस बार वो नहीं आएगा। तो फिर कौन सा आ सकता है बेटा? और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ओपन ऑफर से आएगा, ठीक है, या आईसीडीआर से आएगा, जो हमने पढ़े थे क्वेश्चन, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाले। ठीक है, उसमें से तो जितने भी प्रैक्टिकल सिनेरियो सारे क्वेश्चन ढंग से कर लेना। यस, और फ्री के नंबर होते हैं बेटा ये। म्यूचुअल फंड में तो और सिंपल है, जितने क्वेश्चन करे आपने, एंट्री लोड एग्जिट लोड वाले करे थे ना। अब बताओ उसमें क्या है मतलब, समझ रहे? अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना मार्क्स की, अभी तुम 60 नंबर का तुम पेपर आता होगा, आराम से लिख दो। 60 मार्क्स को तो ऐसे लिख दो। और ये सिक्योरिटी लॉ है, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, तो इससे थोड़ा सिंपल ही आता है। समझ रहे हो बात? खैर, जो भी है। अच्छा बताओ, ये मैक्सिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितना होता है, यानी नॉन पब्लिक मतलब प्रमोटर शेयर होल्डिंग? 75। क्योंकि उसमें आपने पढ़ा था मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होता है बेटा। अब मिनिमम पब्लिक अगर 25 है, तो पब्लिक नॉन पब्लिक का कितना हो गया? 75। ये हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? SCRA एक्ट 1956 में। ठीक है, नहीं है तो चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज। और एक्चुअली में ना ब्रजेश सर भी यही चाह रहे थे आपसे, समझ रहे हो, कि एक बार तुम्हें चीजें लर्न करवा दीजिए, और उनसे ना ये बोला कि सर आंसर, हमें थोड़ा सा ना आंसर लिखवाओ जीएचएल में। ठीक है, तो जिसका भी सर रिवीजन करा रहे हैं। और आईसीएसए के सजेस्टेड आंसर वगैरह भी देख लेना बोल रहे हैं। बेटा फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको मैं, तो यहाँ पर भी हम उसको क्या करेंगे, रेफर ही करेंगे। तो कहते हैं सर, एक इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड अंडर फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ये लो जी। तो एक व्यक्ति को बेटा हमने डिक्लेयर करा है इकोनॉमिक, सॉरी, फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 में। तो आपको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या फिग्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है बेटा यहाँ पे? यस, ठीक है।
ये जितने भी डेफिनेशन है ध्यान से पढ़ना, जब मैं आपको ऑफर प्रोसेस कराऊंगा ना ओपन ऑफर का, तो वहां पर ये आपके काम आएंगे सारी चीजें, वहां मैं नहीं बताऊंगा आपको फिर। सुन रहे हो? चलिए, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई डेट क्या है साहब? आइडेंटिफाई डेट। अब सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 10th वर्किंग डे बिफोर स्टार्ट टेंडर पीरियड। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझाऊंगा तो बेटरली आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ये। मान लो यहाँ पर एक कंपनी है ए लिमिटेड। कौन सी कंपनी है बेटा? ए लिमिटेड। जिसका जो टेंडर ऑफर है, टेंडरिंग पीरियड जो है, मान लो स्टार्ट होना है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल 2026। ठीक है? कब स्टार्ट हो रहा है? 20 अप्रैल 2026 को। राइट? अब मुझे पता लगाना है कि टेंडर पीरियड क्या होगा मेरा, सॉरी, आइडेंटिफाइड डेट। क्या पढ़ रहे हैं हम? तो आइडेंटिफाइड डेट का मतलब क्या है भाई? पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए मेरा, टेंडर पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है। मान लो टेंडर पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है मेरा, 20 अप्रैल को, राइट? अभी कह रहा है सर एक काम करो आप, कैलकुलेट करो। यहां से बैक डेट की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? क्योंकि इससे पहले 10 वर्किंग डेज पहले होना चाहिए ना। तो मुझे बताओ, 19 तारीख से शुरू हो जाएगा मामला। कहाँ से शुरू हो जाएगा बेटा? अच्छा, यहाँ पे 20 को आना है तो 20 से पहले 10 दिन पहले होना चाहिए, वर्किंग डेज होगी। कौन सा डेज बेटा? वर्किंग डेज। चलो कैलेंडर निकालो फटाफट से और मुझे बताओ 19 तारीख को क्या है। क्योंकि इसमें बेटा जो हॉलीडेज होंगे, वीकेंड्स होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सैटरडे संडे हटाओगे और जो हॉलीडे है वो हटाओगे, ठीक है? 19 को क्या है? संडे है, ठीक है, तो ये हट जाएगा। फिर उसके पहले 18 को क्या है? सैटरडे, ये भी हट जाएगा। उसके बाद क्या है? 17 को कोई और हॉलीडे है क्या उस दिन? पक्का? अच्छा, उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद 13, 12, 11, 10। 14 को क्या है? अम्बेडकर जयंती। तो ये भी हमारा हॉलीडे हो गया। 12 को फिर से क्या है? संडे है। उसके बाद 11 को सैटरडे। 10 हो गया, फिर 9, 8, रुको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही हुआ है अभी तक। फिर 6, फिर 5। अच्छा, 6 को क्या है? अच्छा, ये फिर संडे हो गया। और फिर 3 तारीख। 3 को है, 2 को है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 को क्या है? 2 को कुछ नहीं है। अच्छा, तो 2 तारीख हमारी हो जाएगी है? 2 तारीख क्या हो जाएगी हमारी? आइडेंटिफाइड डेट। क्या हो जाएगी जी? हालांकि एग्जाम में आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा, वहां तो मैं कैलेंडर लेने की जरूरत नहीं है। पता लगे कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। तो सुनो, तो ये हमारा हो गया क्या बेटा? आइडेंटिफाइड डेट का। आइडेंटिफाइड डेट मतलब यहाँ पर आप ना ये आइडेंटिफाई करोगे कौन एलिजिबल शेयर होल्डर है। ठीक है, जिसको हम, जिसके शेयर हम खरीद सकते हैं अंडर द ओपन ऑफर। समझ में आया? तो देखो सर कहता है
10 वर्किंग डेज बिफोर स्टार्ट क्या बेटा, जिस दिन टेंडर पे स्टार्ट होगा वहां से 10 वर्किंग डे पहले आपका क्या होना चाहिए बेटा। ये हमने बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, डिटरमाइन करने के लिए इसको, एलिजिबल से बेटा, समझ में आया। लिख लो। हो गया। हाँ जी। अब एक डेफिनेशन है बेटा यहाँ पे क्या, इमीडिएट रिलेटिव्स की, किसकी बेटा, इमीडिएट रिलेटिव्स में कौन कौन आएगा, रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज एल। तो स्पाउस हो गए आपके क्या, इमीडिएट रिलेटिव्स, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, और चिल्ड्रंस हो गए, इसको हमने इंक्लूड करा है किसमें बेटा, इमीडिएट रिलेटिव्स में, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा ब्रेक